नमस्कार। मेरा नाम सौरभ राय है और मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। मैं हिंदी में कविताएं लिखता हूँ। मैं पत्रकारिता का काम भी करता हूँ जो कि मुख्यतः अंग्रेज़ी में है। और इसके अलावा मैं अनुवाद का काम भी करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे अनुवाद कार्य किए हैं। तो आज के वाणी प्रकाशन के इस द्वारा आयोजित इस लाइव वीडियो में, इस लाइव टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आज अपनी कुछ कविताएं आपके साथ साझा करने वाला हूं और इसके अलावा आपसे थोड़ी बहुत बातचीत भी होगी। अ, साथ ही ओस की पृथ्वी, तीन जापानी हाइकू कवियों की एक किताब जो पिछले साल वाणी प्रकाशन से छपकर आई थी, इसका मैं कुछ अंश पाठ भी करूंगा। तो इससे पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, एक घोषणा है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। एक जानकारी है जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वाणी प्रकाशन ने इस साल वाणी प्रकाशन और बेंगलुरु पोइट्री फेस्टिवल, ये दो जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने मिलकर एक पहल की है कि हर साल एक एंथोलॉजी, एक संकलन लाया जाएगा जो कविता पर केंद्रित होगा और जिसमें किसी एक विषय या किसी एक थीम पर आधारित खूब सारी कविताएं संकलित की जाएंगी। ये हर साल किया जाएगा और अलग अलग विषयों पर, अलग अलग थीम पर के आधार पर इन संकलनों को निकाला जाएगा। इस तरह की एंथोलॉजीज़ अंग्रेज़ी में काफ़ी आई हैं, लेकिन हिंदी में दुर्भाग्यवश इस तरह के एंथोलॉजीज़ का अभाव रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वाणी प्रकाशन ने इस तरह की एक पहल की है। बेंगलोर पोइट्री फेस्टिवल का भी तहे दिल से आभार कि वो इसमें पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा इससे इससे जुड़े हुए हैं। नए कवियों को और एस्टैब्लिश्ड कवियों को, तमाम नए पुराने तमाम कवियों को एक एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वो एक दूसरे को पढ़ पाएंगे, एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। तो ये एक छोटी सी घोषणा थी जो मैं आपके साथ करना चाहता था। ये जो किताब पिछले साल आई थी, तीन जापानी हाइकू कवि, इसमें बाशो, मात्सुओ बाशो, योसा बुसोन और कोबायाशी ईसा, ये तीन जापान के बहुत बड़े कवि माने गए हैं। इनकी कविताओं का मैंने अनुवाद किया था और इन पर शोध कार्य किया था। तो ये जो किताब है, इसका एक छोटा सा अंश, बाशो पर के चैप्टर का एक अंश, ये 17वीं 18वीं शताब्दी के कवि थे। तो ये जो एक अंश है ये मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये किस तरह की किताब है और इसमें क्या बातें की गई है। आवाज़ कट कर आ रही है, किसी ने मैसेज किया है। अब बेहतर है क्या आवाज़? क्या अभी बेहतर है? ये जो कविता है, कविता नहीं, ये जो अंश है, ये इस किताब का एक अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बात 1685 की है। इसी दौरान बाशो ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कविता पुराना तालाब की रचना की। कविता की रचना प्रक्रिया को याद करते हुए इनके एक शिष्य शिको ने लिखा है, यह कविता वसंत काल में लिखी गई थी। हमारे गुरु आंगन में बैठकर हल्की बारिश के बीच कबूतरों की आवाज़ें सुन रहे थे। हवा थोड़ी तेज़ थी और चेरी की पंखुड़ियाँ रह रहकर ज़मीन पर आ गिरती। वसंत के आखिरी दिनों का खूबसूरत मौसम, जब आप चाहते हैं कि वक्त ठहर जाए और दिन कभी ख़त्म ना हो। आगे लिखते हैं, थोड़े थोड़े समय पर बगीचे में मेंढकों के पानी में छलांग लगाने की आवाज़ सुनाई पड़ती। हमारे गुरु लंबे समय तक ध्यानमग्न रहे। फिर उन्होंने कविता की आखिरी दो पंक्तियां लिखी, कूदा मेंढक डुबुक। इनके एक शिष्य किकाकू ने पहली पंक्ति सुझाई, पीले गुलाबों के बीच से। बाशो थोड़ी देर तक सोचते रहे और कविता पूरी की, पुराना तालाब, मेंढक कूदा डुबुक। कविता में तीन पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में एक पुराना तालाब है जो शांत पड़ा है। यह तालाब चिरंतन है, शाश्वत है। आदमी से बहुत पहले
पृथ्वी में जीवन से पहले पानी था। कविता की आखिरी पंक्ति में पानी की केवल एक अभिव्यक्ति, आवाज़ बची रह जाती है। बीच की पंक्ति दिलचस्प है। कविता का कर्ता और कर्म यही दो शब्द हैं। एक मेंढक है, बाशो की कविताओं के कई नायकों की तरह अकेला सा, जो पानी में कूदता है। यह पंक्ति लगभग हास्यास्पद है, लेकिन पहली और तीसरी पंक्ति में फैला पानी मेंढक के कूदने की निरर्थकता को दर्शाकर हमारी हंसी कंठ में ही रोक लेता है। तीसरी पंक्ति के शुरू होने तक मेंढक अपनी प्रतिछाया में डूबकर अदृश्य हो चुका है और हम केवल पानी की आवाज़ सुनते हैं। पारंपरिक जापानी साहित्य में मेंढक हमेशा से ही प्रेम के लिए तरसते प्राणी का प्रतीक रहा है। बाशो इस प्रतीक को उलटकर उसकी जगह एक विलक्षण अस्तित्ववादी रूपक गढ़ देते हैं। यहाँ मेंढक का कूदना भी एक बड़ी घटना है। बाशो इसे एकदम नज़दीक से, लगभग एक उत्सव की तरह देखते हैं। इसी गहरी जीवन दृष्टि से प्रकृति में झांकते हुए बाशो कभी घास की नोक पर एक पतंगे को उतरते फिसलते हुए देखते हैं, तो कभी फूल से एक भंवरे को डगमगा कर निकलते हुए। बाशो जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर साधारण सी घटनाओं में अर्थपूर्ण संबंध तलाशते फिरते हैं। इस तलाश की कुछ बुनियादें भी हैं। बाशो मानते थे कि कविता में एक स्थायी अविकारी तत्व होता है, जिसे फुएकी कहते हैं। पुराना तालाब कविता में पानी का वही अविकारी तत्व है, जिसकी अभिव्यक्तियाँ पुराना तालाब और पानी की आवाज़ है। ज़ेन, जो कि बौद्ध धर्म का एक दर्शन है, ज़ेन दर्शन में पानी का विशेष महत्व रहा है। ज़ेन भिक्षु शताब्दियों से पानी की अलग अलग आवाज़ों को सुनने का अभ्यास करते आए हैं। आगे भी कई बातें हैं। कुछ और कविता देखिए बाशो की, जिसमें पानी के और स्वरों को आप सुन सकते हैं। बाशो की कुछ और कविताओं में पानी के स्वर सुने। गुलाब की पीली पंखुड़ियाँ, गर्जना, एक झरना। 3 लाइन की कविता, 3 लाइन में हाइकू गढ़ देते हैं बाशो। कितनी अद्भुत कविताएं हैं ये बाशो द्वारा लिखी गई। रात को उठा, बर्तन में पानी जमने की कड़कड़ाती आवाज़ सुन। साधुओं की पदचाप, गाढ़े बर्फ से निचोड़ती मीठा पानी। इसी तरह से और भी बातें हैं। मैं आपको और कुछ हाइकू पढ़ के सुनाता हूँ इस संग्रह से, इस किताब से। घिरते बादल, चांद ताकने वालों को मिलता आराम। जागो तितली, भोर हुई है, जाना है दूर। हल्की नींद, ठंडी दीवार पर पांव टिके हुए। फटेहाल साधु, वसंत आने पर मिलते बतियाते। थकी टांगों पर बैठा कौवा, पतझड़ की रात। गर्मियों की घास, योद्धाओं के सपनों के अवशेष। पतंगा, घास की नोक पर उतरता फिसलता। इसी तरह से बुसौन के मैं आपको कुछ हाइकू पढ़कर सुनाता हूँ। चलते फिरते घर में रहता घोंघा। बेर तोड़ते हुए मेरे झुर्रीदार हाथों से भी आती खुशबू। बिल्कुल, उषा किरण जी कह रही हैं कि ये चित्र लिखी सी कविता है, और हाइकू के कवि चित्रकला से काफ़ी प्रेरित थे। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे पश्चिम और भारत तक ये प्रथा रही है, परंपरा रही है कि कविता का जो विकास हुआ है वो वाचिक कलाओं के सानिध्य में हुआ है। यानी भारत में कविता का विकास संगीत के सानिध्य में हुआ है या नाटकों के सानिध्य में हुआ है। जापान में ये बात बिल्कुल उल्टी थी। जापान में कविता का विकास चित्रकला और कैलीग्राफी, जो खुशनवीसी जिसको कहते हैं, उसके सानिध्य में कविता का विकास हुआ है। तो इस वजह से वहाँ की कविता में ये जो चित्रात्मकता ये बहुत ज़्यादा है। आपको ये भी मैं बता दूं कि इस किताब को लिखने के पीछे, इस किताब पर मैंने 6 साल काम किया है। इसे काम करने से पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हम हिंदी के कवि हैं,
हमें रेटरिक यानी बिंब यानी भाषण कला जिसको कहते हैं, या वाग्मिता जिसको कहेंगे, हमें रेटरिक बहुत अच्छे से गढ़ना आता है, क्योंकि ये हमें हमारी परंपरा में मिली हुई है। लेकिन बिंब अच्छे बनाना ये एक बहुत बड़ी कला है, जो हमारे कवियों में अक्सर इसका अभाव देखा गया है। और ये बिल्कुल एक आधुनिक एक थॉट है। इमेजिज्म का जो मूवमेंट चला था, जो जो यूरोप से शुरू होकर अमेरिका तक आया था, और उसके प्रभाव में हम छायावाद भी उससे प्रभावित रहा। तमाम जो छायावाद के कवि थे, तो इमेज गढ़ना ये जापान के कवियों ने हजार साल से इसे अर्जित किया है। और इसलिए मुझे लगा कि इस किताब में जो मुक्तक विधा में जो इमेज गढ़ने की जो बात है हाइकू के कवि जो करते आए हैं, उससे हमें सीखना चाहिए। आप देखिए, ईसा की मैं आपको कुछ कविताएं पढ़ के सुनाता हूँ। मूली खींचते आदमी ने मुझे रास्ता दिखाया मूली से, किसान की बीवी रोपती बिरवे रोते बच्चे की ओर। ऐसी तमाम कविताएं हैं। तो ये तो रही ओस की पृथ्वी से कुछ मैंने जो अंश पाठ किया, आपको कुछ कविताएं भी पढ़कर सुनाई। अब मैं आपको अपनी भी कुछ कविताएं पढ़कर सुनाता हूँ। इसका फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं अगले आधे घंटे तक अपनी कुछ कविताएं सुनाऊंगा, और इस बीच आपके जो भी कमेंट्स हों, आपके जो भी सवाल हों, प्रश्न हों, उन्हें आप भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अंत के जो 15 मिनट बचेंगे, उन 15 मिनटों में मैं उन पर अपनी बात करूंगा, उन कमेंट्स पर अपनी जवाब लिखूंगा, या जो भी आप पूछ रहे हैं उनसे उन पर चर्चा करूंगा। तो अब आप कुछ कविताएं मेरी सुनिए, जैसी भी हैं। अब आप सुन रहे हैं तो आप सुनिए। ये जो एक कविता है, जंगल के जानवर और वर्तनी की गलतियां। जंगल के जानवर और वर्तनी की गलतियां। हम अक्सर जब कुछ टाइप कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो उसमें गलतियां हो जाती हैं, और ये गलतियां बहुत मज़ेदार होती हैं। जैसे हम साले लिखना चाहते हैं, वो सेल कर देता है जब हम गूगल का इस्तेमाल कर टाइप करते हैं। या अगर मान लीजिए हम तौर लिखना चाहते हैं, वो टूर कर देता है। तो यहाँ पर भी बाजार हावी रहता है हम पर। तो ये उन्हीं गलतियों को जोड़कर मज़े मज़े में लिखी गई कविता है, आप सुनिए। जंगल के जानवर और वर्तनी की गलतियाँ। मैंने गेंदा लिखना चाहा और गेंडा लिख दिया। काफ़ी देर तक एक पूरी की पूरी कविता मेरी नाक में चुभती रही। एक बार हिप्पी की जगह हिप्पो लिखा। कीबोर्ड की गलती थी कि आई ओ के इतने पास था। वैसे मैं हिप्पू भी लिख सकता था, मगर हिप्पो लिखा। फिर उस दिन मैंने हिप्पो के नथुनों से धुआं निकलते देखा। पुराने रॉक गीतों पर मटकाते देखा कमर। उस दिन मालूम पड़ा कि हिप्पो कितना शांति प्रिय जानवर है। घोड़ा को घड़ा लिख दिया। इसे सुधारना आसान था, मगर कई दिनों के बाद जब सचमुच का घोड़ा देखा, कैसा सूख आया कंठ। यह कैसी ध्वनि थी दूर तक टापों की, जो मेरी गलतियों से निकल घोड़े की प्यास बुझा रहा था। फिर एक बार हंस को हंस पढ़ा। बचपन में अक्सर हाथी को हाथ लिख देता था। अच्छा हुआ कि इस वजह से हाथों पर छड़ी पड़ी थी। हाथी पर पड़ती तो शायद आंसू बन फूट जाता। बस इसी तरह एक हाथी ने हाथों पर चलते हुए मेरी भाषा में प्रवेश किया था। ताज्जुब यह कि मैं बटोर को बटेर, बालू को भालू और बाघ को बाघ की तरह ही देखता, सोचता, याद करता था। मेरी कल्पना में इनके नाम गलत थे, रूप नहीं। अफसोस, अब नाम वर्तनी मुसलसल हैं गूगल की दया से। कीबोर्ड पर उंगलियां भी चलती हैं ताबड़तोड़, मगर भूल चुका हूं मैं इन जानवरों को। ये कविताएं काल बैसाखी संग्रह से है, जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशनाधीन है। ये अगले साल, उम्मीद है अगले साल मतलब इस साल
के अंत तक। अब कोरोना के होने की वजह से बहुत सारे प्लान गड़बड़ा गए हैं, तो उम्मीद तो यही है कि इस साल के अंत तक ये संग्रह वाणी से छप कर आएगा। ये जो अगली कविता है, इस कविता का नाम है सोई बिटिया। सोई बिटिया, ये कविता मैंने तब लिखी थी जब हमारी बिटिया मृदा वो 1 महीने की थी। तो आप कविता सुनिए। सोई बिटिया। मेरी गोद में समुद्र भर आया है, गहरे समुद्र तल से सतह तक तैरती आई उछलने को तैयार मछलियाँ तुम्हारी आँखों का कौतूहल है। अपने अनमनेपन में जानती हैं जो चांद एक झुनझुने से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारे आने में कोई कविता नहीं थी, काँप रहा था मैं, घास की अकेली पत्ती जैसे काँपती है बारिश टूटने से पहले। अपने शहर में आगंतुक मैं लगातार दौड़ रहा था, गिर रहा था धड़ाम धड़ाम सड़क के गड्ढों में, अस्पताल की बेड पर, बादलों के पीछे कहीं। 18 घंटे प्रसव के बाद बाहर आया था तुम्हारा सिर, दुनिया की सबसे साफ और नाजुक चीज़, चेहरे पर जिद लिए और थकान और सुकून। तुम कमरे में सबसे छोटी थी जिससे सब डरे हुए थे। मुलायम गमछे में लिपटी अब तुम महफूज हो, दूध से भरी हुई डकारती हिचकियाँ लेती, बड़ी हो रही हो लगातार, कनखियों से देखती हो मुझे, पूछती हो उंगली पकड़कर मुझसे मेरा परिचय। मेरे हृदय में पेड़ उगाया है, तितलियों की तरह मेरी बाह में मंडरा रहे हैं तुम्हारे पैरों के निशान। अपनी भाषा में समझा रही हो तुम मुझे कि तिलिस्मी कहानियों में जिन को क्या चाहिए होता है, कि बिना आंसू बहाए रोना सबसे अच्छा रोना है, कि इस उबड़ खाबड़ पृथ्वी में गोद से समतल जगह नहीं। डोलते सिर पर टिकी रहती हैं एकटक आँखें, घुमाती हुई दोनों हाथों की उंगलियां तुम हवा में बनाती हो टाइम मशीन का ढांचा, जिसे आधा समझाकर सो जाती हो। गीली मिट्टी की तरह मेरे हाथों में धंस गई है तुम्हारी नींद। यह कविता लगभग 2 साल पहले बेंगलुरु में रहते हुए लिखी गई थी। एक कविता है शादी का फोटोग्राफर। शादी का फोटोग्राफर, ये कविता मैंने मेरी बहन है, कज़िन सिस्टर है पियाली, उसकी शादी के दौरान मैंने फ़ोटोग्राफी की थी। पूरी शादी में मेरा कोई अता पता नहीं, क्योंकि उस पूरी शादी के दौरान कैमरा लेके मैं ही घूम रहा था। तो ये उसी कविता को, उसी अनुभव को फिर मैंने कविता का आकार देने की चेष्टा की है। आप देखिए, ये कविता पियाली को समर्पित भी है, बहन पियाली के लिए। शादी का फोटोग्राफर। उसकी लेंस जिधर घूमती है ऊँघते लोग भी मुस्कुरा देते हैं। मंत्र पढ़ता पंडित बोल पड़ता जोर जोर से, दूल्हा दुल्हन मौसा मौसी काका और बच्चे चौकन्ने होकर करते हैं कोशिश सामान्य दिखने की। कोई धीरे से फुसफुसाता, वो समय का जासूस, बीते समय के प्रमाण जेब में लिए फिरता है। थोड़ी देर तक तैरती आँखें और समय को पलक झपकते भागते चोर सा दबोच लेता है। लोग सोचते हैं मैं ज़्यादा तो नहीं मुस्कुराया, आंखें बंद तो नहीं थी। भूत का डर जन्म लेता है यहीं से। समय से नाखुश वो हर नई तस्वीर देख बड़बड़ाता है। कर्वेचर एक्सपोजर टिंट को गालियां देता है। अलग अलग कोण से किसी की गर्दन दाएं, बच्चों को शांत, औरतों को आगे। 360 डिग्री के विचार को 5 बाई 7 इंच में समेटने का करता है बेहद महत्वपूर्ण काम। विदाई के वक्त भी अलग थलग सा रहता है। पिता के अंधेरे में तेज रोशनी फ्लैश, रोती माँ के झरते आंसुओं को लपक कर खुश होता है। कैमरा रोता है, लोग रोते हैं, दूल्हा दुल्हन मौसा मौसी काका और बच्चे रोते हैं। उसे मालूम है कि बेटी के जाने के बाद घर एक खाली नेगेटिव होता है, मगर वो केवल स्मृतियां संजोता है। लगभग अनुपस्थित, निराकार, उन क्षणों को आकार देता है जो सदियों तक
सबको हंसाती रहेंगी। चुपचाप दबे पांव भविष्य में जन्म ले रहे विषाद से झांकता वो अचानक कहता है, स्माइल प्लीज। ये कविता है, पॉलिटिकल सी कविता है। पॉलिटिकल सी क्या, पॉलिटिकल कविता है। इस कविता का नाम है मीम, MEME, जिसका आजकल सोशल मीडिया पे बहुत प्रचार होता है। मीम, आज का इंटरनेट तो मीम का ही बना हुआ है। तो ये मीम कविता है, आप सुनिए। मीम। बर्फ के गोले से खेलता आदमी पहाड़ से नीचे ढुलक गया। एक बिल्ली बैटमैन के भेष में नोचती है आईना। रोज कॉम्प्लान पीने वाला बच्चा रह गया है ठिगना। शक्ति कपूर की मूछ छैया छैया की धुन पर उचकती है। तेजा मैं हूँ, दाग अच्छे हैं, 2.5 किलो का हाथ, वाह गोभी जी वाह, लक्स और क्या। बॉस की शक्ल कुत्ते से मिलती है और सीनियर मैनेजमेंट की शक्ल खुजली वाले कुत्ते से। जीवन भोकाली है, बीत जाएगा प्रमोशन मांगे बिना। हाथ जोड़कर मुस्कुराता संस्कारी बलात्कारी निकला। शहरों के नाम बदलने वाला क्रूर राजा, काला चश्मा मुंह में सिगार खोसे, बदलने लगा मौसम चिड़िया ईश्वर का नाम। ओ माय गॉड व्हाट इज ही स्मोकिंग, दंगे में कुटाए आदमी का आखिरी सवाल था। कादर खान की बेटी पटाकर भाग गया गोविंदा, माता रानी की कृपा। नासा ने फिर से चुना जनगण मन को सबसे अच्छा गाना। एक के साथ एक फ्री, सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट, इस बिंदु को देखते रहिए चमत्कार होगा। एक कविता है मॉल। मॉल, हम सब जाते हैं शॉपिंग मॉल, कभी ना कभी गए होंगे। शहरों में रहने वालों को तो मॉल के अलावा अक्सर चारा नहीं होता। तो ये मॉल जाने के अनुभव पर लिखी गई कविता है। मॉल। एक मशीनी हाथ मुझे दरवाजे पर रोक कर लेता है तलाशी, बैग की जिप को खोलता बंद करता हुआ। कतार में लगे जूते अपने सामूहिक अपरिचय में एक दिशा में ताकते हैं। हम बदलते हैं लगातार अपने चलने का प्रयोजन, गति, अंदाज। फर्श पर हमारी नैसर्गिक चाल फिसलती है। शीशे के पार चमकती हुई एक कैजुअल कमीज के ऊपर मेरा चेहरा ठहरता हुआ गुजरता है, चिचियाते बोर्ड पर जहां लिखा है सेल। कांच के आर पार इत्र की खुशबू, नियॉन जैसी आंखों वाले सुंदर स्त्री पुरुष। मैं यूटोपिया में विचरता हूँ। यहाँ सब सच है, यहाँ सब भ्रम है, मगर सब हासिल है। सीढ़ियाँ मेरे पाँव के स्पर्श से चल देती हैं आकाशगंगा की ओर। फ्लोर दर फ्लोर दो चोर आँखें तारामंडल में मंडराती हैं। मेरी चीज़ें लगातार पुरानी पड़ती जाती हैं। फ़ोन के स्क्रैच पर उंगलियों का मैल जमने लगता है। खटकने लगती है नाक को जैकेट में रची बसी अपनी देह की गंध। बोलिंग एले में एक भारी गोला अकेला लुढ़कता हुआ बोतलों की कतार से टकराकर विजयी होता है। टेलीस्क्रीन देती है जापानी में जीत की बधाई। आंखों में 3D ऐनक खोसे एक बच्चा आता है मेरे पास और पूछता है हाथ पकड़कर बाहर निकलने का रास्ता। एक और कविता है बृहन्नला। बृहन्नला महाभारत में अर्जुन का जो अलिंगी रूप है वो 1 साल के लिए बृहन्नला में बदल जाते हैं। उन्हें अभिशाप मिला था और अज्ञातवास के दौरान ये उनके लिए वरदान साबित होता है। तो ये कविता बृहन्नला, अर्जुन के बृहन्नला रूप के बहाने, उनके इस अलिंगी रूप के बहाने एक जेंडर डिस्कोर्स स्थापित करने की कोशिश की गई है इस कविता के बहाने। आप देखिए, बृहन्नला, छोटी सी कविता है। बृहन्नला। कमर की करधनी एक जगह नहीं ठहरती, रंग महल के फव्वारों में भीगती है इकहरी पत्ती। मृदंग की थाप पर झूमती है देह, टूटते हैं पायल, बिखरते हैं मोती। दूब की अंगिया उघाड़ता खिल उठता है एक फूल,
आंखें भीड़ बन जाती हैं। कौन है ये, कौन है ये? रंग महल के असंख्य आईने मिलकर नहीं पहचान पाते उसे। वह एक आईने से निकल दूसरे में चला जाता है। रंग महल में बिजली सा घूमता हुआ एक गहरा आकर्षण पैदा करता है। स्त्री पुरुष के ध्रुवीकरण से मुक्त और इन्हीं ध्रुवों के इंद्रजाल से बना वह चुंबक के छर्रे सा नाचता फिरता है पृथ्वी के सबसे सुंदर टुकड़े में, जैसे अंतरिक्ष में नाचती है पृथ्वी। ये कविता है असंख्य ब्रह्मांड और मेरी ट्रेन। असंख्य ब्रह्मांड और मेरी ट्रेन। तो स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि फिजिक्स की एक थ्योरी है, उसके अनुसार स्ट्रिंग थ्योरी से जब गुरुत्वाकर्षण को देखा जाता है तो उसके अनुसार ये एटलीस्ट थ्योरी में ये साबित किया जाता है कि एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, मल्टीवर्सेस है, और सब में अलग अलग चीज़ें एक साथ घट रही हैं, और उनमें से एक यूनिवर्स में हम, यानी हम जो जिस यथार्थ में हम और आप जी रहे हैं, हम मौजूद हैं। तो ये थ्योरेटिकली सही है, इसको प्रमाणित करना तो शायद हमारे बस के बाहर की बात है, लेकिन कविता तो इन्हीं चीज़ों को लेकर मतलब खेलती है। तो ये कविता उसी विचार को लेकर लिखी गई है। असंख्य ब्रह्मांड और मेरी ट्रेन। विज्ञान कहता है असंख्य ब्रह्मांड हैं, घटते हैं जिनमें असंख्य यथार्थ एक साथ। यानी जिस ट्रेन पर मैं सवार हूँ वह भी कई दिशाओं में बढ़ रही है। अलग अलग रंगों की ट्रेन, किसी के मैं ऊपर बैठा हूँ और किसी के नीचे कुचला गया हूँ घर से निकलते ही। ऐसा ब्रह्मांड ज़रूर है जहाँ ट्रेन हमेशा समय पर पहुँचती है, लेकिन ऐसा ब्रह्मांड भी है जिसमें अपने आप मुड़ जाती हैं पटरियाँ और मैं जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाता हूँ। वह ब्रह्मांड मैं देखना चाहूँगा जहाँ अचार का डिब्बा खुलते ही धूप खिलती है, बशर्ते हम दूर रहें उस ब्रह्मांड से जहाँ मूंगफली फोड़ते ही रुक जाती है ट्रेन। जिस ब्रह्मांड में ट्रेन उड़ती चिड़ियों का झुंड है, वहाँ मैं डूबते सूरज का सिग्नल जलाकर करता हूँ क्षितिज पर इंतज़ार। जिस ब्रह्मांड में ट्रेन है विस्तृत एक नदी, वहाँ मैं गिरता हूँ झरने के साथ टनल से गुजरने की तरह। और अगर सचमुच ब्रह्मांड असंख्य हैं तो सोचकर अजीब लगता है कि किसी में ट्रेन तारों की श्रृंखला है, किसी में मेरी नोटबुक पर आड़ी तिरछी रेखाएं, और किसी ब्रह्मांड में ट्रेन रस्सी है, अघोरी की खोपड़ी में सांप बनने को तैयार। मेरे ब्रह्मांड में फ़िलहाल ट्रेन रुकी हुई है, जो गरम चाय का कप भरवा कर हाथ में लेते ही झटक कर चल देती है। ये कविता है काल बैसाखी। काल बैसाखी ये संग्रह का भी नाम है, संग्रह की टाइटल कविता है, आप इसे कह सकते हैं। काल बैसाखी। काल बैसाखी बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो पूर्वी प्रदेश हैं हमारे देश के, वहाँ पर जो अंग्रेज़ी में जिसे नॉर्वेस्टर्स कहते हैं, जो मॉनसून टूटता है, एक बहुत ज़ोर का अंधड़ आता है और बारिश होती है, उसे हम लोग काल बैसाखी बुलाते हैं। तो उसी तूफान के आगमन पर यह कविता लिखी गई है, काल बैसाखी। उसके आने की सूचना सबसे पहले चीलों को मिल जाती है, आसमान दूर तक देता है दिखलाई। सूखे तालाब के गले में खुजली सी उठती है और पूरे गांव पर पसर जाती है। पुआल पर लौटते मेमने की आंखें देखती हैं, रूई के छोटे जत्थे मिलकर खेलते हैं जब सूरज घेरने की चाल। मिट्टी काढ़ता किसान उसे गंध से पहचानता है, लेकिन जब दब जाती है दोपहर तक इलाके की हवा, ठंडा पड़ जाता है उसका कलेजा, खेत में दबे बीज की तरह। दूर आकाश नगाड़े सा बजता है, मोड़ का दुकानदार स्कूटर की हेडलाइट जलाकर लौटता है घर।
एक बछिया पूंछ उठाकर दौड़ती है खूंटा समेत दुल की चाल पकड़ने से पहले। पीपल के पत्ते आंख बदल बदल कर देखते हैं दरवाज़ों को बंद होते हुए। मछुआरिन हड़बड़ा कर ठोंकती है छत पर तिरपाल अपने आदमी को गला फाड़ कर गरियाते हुए। धूप के आखिरी कतरे पर शान से बैठा रहता है एक कुत्ता कि आ रहा है उसके रोमांस का मौसम। आसमान काला और अधिक काला पड़ जाता है। मुस्कुराते बरगद में महफूज अभी अभी जन्मा तोते का बच्चा तलाशता है आसमान में तारे और मायूस हो जाता है। टूटता है उसकी चोंच में एक दाना। आसमान गिर रहा है। एक प्लास्टिक की थैली नाली से निकल उछलती हुई भागती है गांव की ओर। महुआ के पेड़ एक एक कर झटकते हैं माथा। ठाह खोजते बकरीहे के मुंह में धूल भर जाती है। कसने लगती हैं उसकी केश की गांठें। पानी से लबालब भरी एक बूंद पूरी ताकत के साथ दौड़ती है पृथ्वी की ओर। कुएं की सतह से आंख निकालकर हुलकता मेंढक गायब हो जाता है कुएं में वापस। घर के अंधेरे में बैठी एक बच्ची सुनती है छत पर उसके उतरने की आवाज़। ज़मीन के पोरों से आती गंध नाक में गुदगुदी करती है। खिड़की से टकरा कर तैरती हैं हवा में ठंडी छींटें। तड़के उठकर उसे जाना भी तो है सहेलियों के साथ चुनने ज़मीन पर बिखरे आम। एक छोटी सी कविता। पत्ता टूटा। ताल किनारे पेड़ शाल का खड़खड़ करता एक पत्ता टूटा। पानी से जरा हटकर गिरा। जहां बैठी तितली हिली तक नहीं। एक और छोटी कविता। एकलव्य। एकलव्य। चूं चिड़िया तक नहीं करती। दबी हुई गाली सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यंत्र बीप बजता है। बटन दबाते ही कटकर छिटक जाता है अंगूठा। एक और छोटी कविता, ये भी पॉलिटिकल सी कविता है। ईंट। ईंट। जवाब। भूरी मिट्टी कुदाल से खुदी, मुक्कों की थाप से गुथी, पैरों तले सनी, भट्टी में पकी। 12 साल की लड़की के सिर पर लाद यहाँ तक लाई गई। तुम्हारे महल की नींव में खपने को तैयार है ये ईंट। सवाल, ये ईंट लाल क्यों है? एक और छोटी सी कविता। आत्मदया। आत्मदया। ये कविता मैंने 2014 में लिखी थी। ये जो संग्रह है काल बैसाखी, जिसकी कविताएं मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, इसकी कविताएं 2012 से लेकर अब तक की लिखी गई कविताएं हैं। लगभग 50-55 कविताओं का ये संकलन है। ये कविता इस संकलन में ये कविता खास इसलिए भी है क्योंकि 2013 और 14 के दौरान मैं थोड़े समय के लिए क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजरा था, और ये उस समय की जो मेरे जो मनोभाव हैं उसको समेटती कविता है। उस समय भी मुझे लगता है कि कविता ने ही मुझे बचाए रखा था, और ये उस समय की लिखी गई कविता है। आप सुनिए। आत्मदया। छोटी सी कविता है। आत्मदया। सड़क पर पिचका प्लास्टिक मरी चिड़िया सा दिखलाई पड़ा। बहुत देर तक प्लास्टिक पर मुझे दया आती रही। कीचड़ घंघोलती चिड़िया बादल सी दिखलाई पड़ी। बहुत देर तक चिड़िया के नीचे मैं खड़ा भीगता रहा। धीरे धीरे खिसकता बादल आकाश सा जान पड़ा। अपने सिमटते क्षितिज पर मुझे रोना आया। तो एक बहुत कविताएं पढ़ ली। जो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, और थोड़ी एक दो और कविताएं पढ़ने के बाद आखिर के जो 15 मिनट हैं वो उसमें जो भी आपने सवाल पूछे हैं अपने कमेंट सेक्शन में, या आप जो भी टिप्पणियां देना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। उन पर फिर मैं आखिर के 15 मिनट उन पर बातचीत करूंगा, और अगर समय बचता है तो एक आध कविताएं और भी आपको सुना दूंगा। तो
अगर आप कुछ भी मतलब इन कविताओं के बारे में या जिस जापानी हाइकू कविता के बारे में मैंने शुरू में बातचीत की, उसके बारे में भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हाइकू के फॉर्म के बारे में, हाइकू के उद्देश्य के बारे में, उसकी उसकी जो एसेंस होती है उसके बारे में, आप जो भी चाहें, या इन कवियों के बारे में, बाशो, ईसा, बुसॉन, इन तमाम कवियों के जीवन से संबंधित आप कुछ भी, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई टिप्पणी है, आप वो यहाँ कर सकते हैं। एक कविता है दादी के नए डेंचर्स देखकर। दादी के नए डेंचर्स देखकर, ये कविता मैंने हमारी दादी, हमारी पत्नी की दादी, उनके डेंचर्स लगे थे तो उस अनुभव पर लिखी थी, और इसमें मेरे अपनी दादी के साथ जो अनुभव है वो भी जुड़ गए हैं। तो ये थोड़ी सी उस तरह से देखा जाए तो काल्पनिक सी बात हो गई है, लेकिन जो अनुभव है, जिस अनुभव ने इस कविता को ट्रिगर किया था, वो असली है। और मैंने हमारी पत्नी की दादी का उल्लेख इसलिए भी किया क्योंकि पिछले साल उनका देहांत हो गया, और इस संग्रह की 2 कविताएं उन्हें समर्पित हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मुझे लगती है कि एक इतनी महान महिला जो हमारे जीवन से जुड़ी रही हैं, उन पर मैं कविताएं लिख पाया हूँ और आपके साथ आज साझा कर पा रहा हूँ। तो ये कविता है दादी के नए डेंचर्स देखकर। दादी, इतने नए दांत पहले कभी नहीं देखे, जैसे उंगलियों से रात दिन रगड़ने के बाद किसी शिल्पकार ने एक हंसती हुई प्रतिमा जन्म मरण की परंपराओं के विरुद्ध खड़ी कर दी हो। मैं फिर से शुरू करता हूँ। दादी, इतने नए दांत पहले कभी नहीं देखे, जैसे उंगलियों से रात दिन रगड़ने के बाद किसी शिल्पकार ने एक हंसती हुई प्रतिमा जन्म मरण की परंपराओं के विरुद्ध खड़ी कर दी हो। जानती हो दादी, दांतों के डॉक्टरों की भी खूब हंसी उड़ाई जाती है, शिल्पकारों की तरह। समय से लड़कर टूटी गिरी शिलाओं को बदल देते हैं ये अतीत की सबसे सुगठित संतुष्ट मुद्रा में। तुम्हारे दांत एक एक कर गए और लौट आए एक साथ। कैसा जादू टोना जानती हो दादी कि खा लेती हो अपने ही दांत और मुस्कुराती हो ठीक वैसा जैसा मुस्कुराती थी तुम मेरी दूध मुही पोपली स्मृतियों में। याद है दादी, आंचल की ठूंठ दांत से खोलकर चॉकलेट का रुपया देते हुए तुमने नोट पर छपा आदमी दिखाकर कहा था कि अनासक्ति में व्यक्ति सबसे स्वतंत्र होता है। मैं उसकी हंसी में खो गया था। तुम्हारा डॉक्टर भी वैसा मुस्कुराता था। ओखली में बिना पीस कर चकली खाती, अब तुम भी ठीक वैसा मुस्कुराती हो। ये समय को हराने वाले लोग एक जैसा क्यों हंसते हैं दादी? अब तुम्हारी बातें बेहतर समझ आती हैं। बाड़ी वाला तिलकुट नहीं, अब मैं तुम्हें दाढ़ी वाला चिरकुट नजर आता हूँ। गिलास भर पानी में देखो दादी, आदिम मछलियों की तरह चमक रहा है तुम्हारे बोलने, हंसने और सेहत का स्वयं सिद्ध अधिकार। दादी बोलो, करोगी मुझसे शादी? और इससे पहले कि मैं आपके सवाल लूँ, एक आखिरी कविता, ये थोड़ी लंबी कविता है, तो ये कविता मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है कार सर का ट्यूशन। कार सर का ट्यूशन, थोड़ी लंबी कविता है, आप सुनिए। शहर में किसी से पूछ लीजिए बतला देगा कार सर का नाम। रांची यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरी छोड़कर घर बैठे पढ़ाते थे गणित। निकलते थे इनके यहाँ से 20 आईआईटी टॉपर। माथा बाचा के ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे यार्ड से सटा था उनका 2 तल्ले का मकान। गराज को बदल दिया था जिसके छोटे से क्लासरूम में। ऊपर टिमटिमाती थी 75 वाट की ट्यूबलाइट और दीवारों से आती थी नीले पोचाड़े की त्रिकोणमिति गंध। कूट वाला नोटबुक लाओ। पूरी क्लास में थी बस एक ही मेज़। अक्सर पैरों पर कॉपी धरे बीतती थी शाम और प्लास्टिक स्टूल के पांव लचकते थे सो अलग। मेज़ पर दर्ज थी पुरानी प्रेम घोषणाएं और यथासंभव मिटाए जाने के बावजूद दिख पड़ती थी चित्रकारी कामसूत्र की किताबों को मात देती हुई।
कैलकुलस की तरह अनंत की खोज था साल भर का जीवन। अलग अलग स्कूलों से आए लड़के लड़कियां लिमिट का चिन्ह लिखते हुए आंख मिलाने से बचते थे। प्रेम की सबसे सुंदर जगह ट्यूशन है, यूनिफॉर्म से बाहर एक सामूहिक मिलन स्थान। अरे फॉर्मूला को गोली मारो, हम स्कूल टीचर नहीं हैं। सामने ग्रिल पर सुतली से बंधी रहती थी स्लेट, जिस पर हमारे लाए गए सवाल लिख वे चले जाते थे सिगरेट पीने सड़क पर। राह गुजरते भिखारी से कहते, भगवान का नाम लेने से नहीं होगा, आदमी चिनना सीखो। ए छेले, आम कितना का, ट्रेन कोटार समय, अभी टाइम है। बजती थी ट्रेन की सीटी और अंदर झांक कर पूछते थे, हुआ? मैथमेटिक्स को देखना सीखो, 3 ठो तो डायमेंशन है। ग्रिल से लटकती स्लेट पर नहीं लिखा कभी 3 लाइन से अधिक, और बदल जाता था पिंजड़े सा कमरा एक जीवंत ग्राफ में। आँखों के वर्टेक्स से हाथ निकलकर बन जाता था हाइपोटेन्यूज, जिस पर फिसलते हुए समझ जाते थे हम ढलान की गहराई। थीटा गज़ल के तबले सी बजती थी। शून्य थी एक अभेद्य संसार की खिड़की, जिसमें झांक नचाते थे सवालों को एक की जादुई छड़ी से। फ्रैक्शन को उलट देते थे रेत घड़ी की तरह, ढूंढ निकालते थे स्क्वायर रूट किसी गुप्तधन का, और प्रोबेबिलिटी हल करते हुए निपोरते थे दांत जैसे जीत रहे हों जुए में पैसा। जितना वेरिएबल है उतना इक्वेशन बनाओ, 0 से डिवाइड तुम्हारा माथा खराब है। वेक्टर लगाकर सुलझा देते थे कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल, और लॉग टेबल में देखकर बतलाते थे छज्जे पर बैठी चिड़िया का घनत्व। हमारी नोट्स उतारती कलम अक्सर फिसल जाती थी उनके छज्जे तक चढ़ने में। बुलियन अलजेब्रा पर बिखेर देती थी बाल बिरसा चौक की लड़की, और नई फिल्म की नायिकाएं होने लगी थी मेज़ पर दर्ज। अंगूठे पर नाचते थे कलम धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की तरह, कि अच्छा खेल रहा है रांची का छौड़ा, नाम रोशन करेगा। वैसे देखा जाए तो हम में रांची का कोई नहीं था। जब एक कोई निकालता था आईआईटी तो हमारा लड़का क्रैक किया छपता था रांची के अलावा कितने गांव टाउन बाजारों के लोकल अखबारों में। बाहर लगी रहती थी साइकिलें, जिनमें किसी एक पर बैठे उंगलियों में सिगरेट दबाए ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते थे। तुम लोग का कुछ नहीं होगा, अपना गांव लौट जाओ, गोरू दूहो। ऐसे तबसरों पर जवाब देने से नहीं चूकता था इकोनॉमिक्स का नीतीश। सुनाता था अक्सर नॉनवेज चुटकुले, एक साथ दबती थी उसकी आवाज़ और आँख डिमांड सप्लाई की तरह। अद्भुत हुनर था उसमें बिना कहे कह देने का। स्वीकार करना चाहूँगा, सीखी है उसकी कॉमिक टाइमिंग से मैंने भी थोड़ी सी कविता। छोड़ दिया था नीतीश ने बीच में ही आना, लेकिन मैं जाता रहा उनके यहाँ आखिर तक, एक साथ चमत्कृत और हताश। और आईआईटी की परीक्षा लिखने के बाद जब जान गया कि नहीं निकलेगा, और भी अधिक, सिर्फ मिलने के लिए या डाउट लेकर। रिजल्ट निकलने के बाद कई सालों तक रांची रहा, और हर बार ओवरब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए नीचे खड़ी साइकिलें दिख भी जाती, कार सर नहीं दिखे। अब मैं आपके कमेंट्स को एक बार जल्दी से देखता हूँ। इसमें अगर आप लोग सभी का शुक्रिया जिन्होंने इन कविताओं को सुना, आपने इतना प्यार दिया। एक मनोज कुमार पूछते हैं, जापानी हाइकू और भारतीय हाइकू कविता में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर देखा जाए तो हाइकू जो विधा है ये जापान में ही कई सालों तक, कई शताब्दियों तक वो फली फूली, और 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जब जापान अपने द्वार खोल चुका था पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उससे पहले के लगभग 250 साल तक जापान पूरी दुनिया से कटा रहा। वो किसी भी तरह का व्यापार या किसी भी तरह का आचार व्यवहार दुनिया के साथ नहीं रखता था। तो जब ये उन्होंने अपने गेट्स खोल दिए एक तरह से, उसके बाद दुनिया भर के जो कवि थे और एकेडमिशियंस थे, उन्होंने जापानी हाइकू को पढ़ा, समझा और उसकी ओर आकर्षित हुए।
तो जो यूरोप में जो बिंबवाद आया, जिसके एजरा पाउंड और भी तमाम विलियम कार्लोस विलियम्स वगैरह जो उसके प्रतिनिधि कवि रहे, वो सभी हाइकू से प्रेरित थे। ये मतलब उन्होंने भी काफ़ी हाइकू लिखे अपने जीवन काल में। तो ये तो एक तरह से प्रेरणा लेने की बात हुई। और भारत में हाइकू का आगमन, खासकर हिंदी में हाइकू का आगमन काफ़ी देर से हुआ। अज्ञे की 1959 में एक संग्रह आया था, अरि ओ करुणामय प्रभामय, अरि ओ, जिसमें उन्होंने खुद जापान के हाइकू के काफ़ी कविताओं के अनुवाद किए थे और उन्होंने अपने भी बहुत सारे हाइकू लिखे थे। एक जो बेसिक जो अंतर आ जाता है वो ये है कि जापानी हाइकू में जब हम मात्राओं की बात करते हैं, जिसे जापानी में ओन कहते हैं, वो मात्रा गिनते हैं और 5-7-5 ओन में कविता कहते हैं। लेकिन यही मात्रा जब हिंदी पर लागू होती है या यही मात्रा जब अंग्रेज़ी पर लागू होती है तो वही बात नहीं रह जाती, क्योंकि जापानी भाषा जो है वो एक अलग तरह की भाषा है। उसके तमाम जो शब्द हैं वो या तो एक स्वर ध्वनि से समाप्त होते हैं, एक या न म इस तरह की ध्वनियों से समाप्त होते हैं। तो जापानी का शब्दों की जो भाषा भाषिक जो उसकी संरचना है, उसके कारण जापानी हाइकू में जब हम 5-7-5 में वो लिखते हैं तो वो एक अलग तरह का प्रभाव तैयार करती है जो हिंदी में संभव नहीं है। तो हिंदी में जब 5-7-5 के नियम में लोग उलझ जाते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट से भी, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, निफ्ट में पढ़ाता हूँ, एक विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर मैं वहाँ पर कविता पढ़ाने जाता हूँ। इन जगहों पर भी जब मैं कविता की बात करता हूँ तो मैं अपने छात्रों से गुजारिश करता हूँ कि आप 5-7-5 में ना उलझें, आप बस छोटी कविता लिखिए। हाइकू से सीखने की ज़रूरत है, हाइकू को इमिटेट करने की, उससे पूरी तरह से बिल्कुल हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यह बात मुझे लगता है कि हिंदी के कवि इस बात को समझते हैं। तो हिंदी हाइकू और जापानी हाइकू में यही सबसे बड़ा अंतर है कि हिंदी के जब हाइकू कवि लिखते हैं तो इन नियमों का वो पालन नहीं करते, और जो एक अलग तरह की भाषिक संरचना है उस पर हिंदी का हाइकू तैयार होता है। अंग्रेज़ी में आप देखिए बात और अलग हो जाती है। अंग्रेज़ी के शब्दों में जब जापानी कविता हाइकू अगर 5-7-5 में अगर लिखी जाती है तो कविता इतनी छोटी सी दिखती है, लेकिन अंग्रेज़ी में जब सिलेबल की बात होती है तो वो बहुत लंबी कविता हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ी में सिलेबल का काउंट अलग से होता है। जैसे मान लीजिए हाइकू शब्द ही अगर ले तो हाइकू में हिंदी में हा ई कू 3 मात्राएं हैं तो 3 गिना जाएगा, लेकिन हाइकू अंग्रेज़ी में हाई और कू अलग हो जाएंगे तो 2 सिलेबल्स गिने जाएंगे। तो सिलेबिक काउंट अंग्रेज़ी का अलग है, जिसकी वजह से जब अंग्रेज़ी के कवि 5-7-5 फॉलो करते हैं तो बहुत लंबी कविताएं हो जाती है जो अच्छी नहीं लगती सुनाई देने में। तो अंग्रेज़ी में अक्सर 3-5-3 कुछ कवि एक्सपेरिमेंट करते हैं, तरह तरह के प्रयोग किए गए हैं। लेकिन 3 लाइन की कविता या 3 लाइन की कविता अगर एक तरह का इसका एक ढांचा रहे तो उसे हाइकू मान लिया जाता है। यही अंतर है हिंदी और भारतीय हाइकू और जापानी हाइकू में, मेरे ख्याल से। और कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट का वक्त है, तो मैं आपको तब तक एक आध और कविताएं पढ़कर सुनाता हूँ। जैसे ये कविता है तुम्हारी हंसी, ये प्रेम कविता है। तुम्हारी हंसी, दरवाजे पर लहराते परदेसी तुम्हारी हंसी, मैं बढ़ाता कदम और फैल जाती तुम्हारी हंसी पानी पर कच्चे तेल की तरह। सुबह के समय जब जब ज़मीन पर नहीं बनती परछाइयाँ, अंडे में धूप सी उतर आती, खिड़की के खुलने सी लपकती वापस और पगडंडी सी चलती देर तक साथ। तुम्हारी हंसी पृथ्वी पर बीज सी झरती, जामुन जैसी आँखों में भर आता स्वाद और नीले पड़ जाते देखो मेरे दांत। एक कविता है खिड़की पर बना बिंब। खिड़की पर बना बिंब, बाहर की घटनाएं घट रही भीतर, मेरा सिर एक पेड़ जिस पर चिड़िया बैठ गा रही, केश तार पर सूखते कपड़े
पार गुजरती हवा गीली हो रही, पलकें पत्ते जिन्हें टूट कर गिरता देख रहा हूँ मैं। मेरे हाथ से बह निकली है एक नदी और पैरों ने पहन रखी हैं पगडंडियाँ। खिड़की के ना टूटने की आवाज़ मेरे कान, मेरी नाक एक मक्खी दूर चरती गाय के इर्द गिर्द मंडरा रही। मेरी पूरी उपस्थिति एक खाली झूला, बिछी घास पर परछाई सरसरा रही। और इन सबको देखती मेरी आंखें एक राहगीर जो बाहर से गुजरता हुआ झांक रहा मेरे भीतर। इसी तरह की एक और बिल्कुल अनुभूतिजन्य कविता है, स्वप्न कविता। अनगिन तितलियां उस थके अकेले आदमी की देह पर आ बैठी, कुछ मंडराती रहीं उसके चारों तरफ, कुछ झरती रहीं उसकी आँखों से, और ज़मीन बनी जिस पर वह आदमी खड़ा था पेड़ की तरह। तितलियों ने पंख डुलाए और पैदा की हवा, मंडराते हुए एक दूसरे के इर्द गिर्द वे फूल बनी, जिनकी गंध जहाँ तक गई विस्तार होता रहा जंगल का। वे तितलियाँ ही थीं बहलाने को जिन्हें चिड़ियों ने चहचहाना सीखा, और तितलियों की पीठ पर सवार धूप ने सीखा धरती की सबसे गहन कंदराओं में रोशनी करना। एक कविता है, सतपुड़ा में डूबता सूरज। 2018 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद से लेकर अभी तक मैंने लेखन और पढ़ाना और इन्हीं चीज़ों को अपना पेशा बना रखा है। अभी तक मैं लिख रहा हूँ और यही काम कर रहा हूँ। तो जब नौकरी छोड़ी थी उसके तुरंत बाद मैं भोपाल चला गया था। भोपाल में मेरे मेंटर और बहुत प्रिय मित्र सुधीर रंजन सिंह रहते हैं। तो मैं और यहाँ NCBS के एक साइंटिस्ट हैं जो कविता भी लिखते हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, अभिनव यादव, हम दोनों भोपाल चले गए थे और हम फिर वहाँ से सुधीर जी के साथ हम लोग धूपगढ़ गए थे, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्पॉट है। वहाँ पर हमने काफ़ी दिन बिताए थे और कविता विमर्श करते हुए समय साथ में बिताया था। उसी दौरान हमने धूपगढ़ में जो सूरज को डूबते हुए देखा था उसके अनुभव पर मैंने ये कविता लिखी थी, सतपुड़ा में डूबता सूरज। नर्मदा के जल में शहद घुला है, मधुमक्खियों से भरे पेड़ डूबते सूरज की ओर मुंह किए सुस्ता रहे हैं। आइए हम भी बैठें। सुधीर जी, अभिनव यादव, देखिए दूर तक फैले कछुओं जैसे पहाड़, जादुई प्राचीन नक्काशीदार, जिनमें किसी एक की पीठ पर बैठ गया है सूरज। सूरज जिससे आंख मिलाना नामुमकिन था, टहनी पर बैठी चिड़ियों की गपशप में दाने की तरह शामिल है। आग जलाकर घेरे में बैठ गए हैं हमारे पूर्वज, आइए हम भी बैठें। चट्टानों की दरारों में बैठे झिंगुर अलार्म घड़ी की तरह बज उठे हैं कि दिन ख़त्म, अब बैठने का वक्त हो रहा है। कैक्टस के कांटे आश्वस्त हैं, लड़खड़ा कर चलना सीखते, नवजात किसी वनैल पशु के पाँव में चुभने का अब उनमें दर्द नहीं। बैठने लगी हैं कांटों पर ओस की बूंदें, हम भी अब बैठें। पल भर के लिए सूरज बैठ गया है आँखों के सामने, पुरानी याद की तरह। पत्तों पर बैठ रही है हवा, दिन के सिरहाने बैठ गई है रात। हम भी कोई बढ़िया सी जगह देखकर बैठें। बैठ गए हैं सुधीर जी, अभिनव कहाँ हो, आओ बैठें। मैंने भी कुछ हाइकू लिखने की धृष्टता की है जो इस संकलन काल बैसाखी में शामिल है। तो आपको कुछ इनमें से कुछ हाइकू पढ़ कर सुनाता हूँ। मैंने 5-7-5 का जो ध्वनिक संयोजन है उसे बरकरार रखने की कोशिश की है, कहीं कहीं पर उसे तोड़ा भी है, लेकिन ये लगभग हाइकू का जो एक फॉर्मल नियम है उसको रख कर लिखी गई कविता है। और ये तमाम कविताएं प्रेम क्षणिकाएँ हैं।
तो आप सुनिए। मैं कुछ ही पढ़ के सुनाऊंगा, तमाम हाइकू नहीं सुनाऊंगा। प्यासी चिड़िया पीती मेघ से पानी मार के चोंच, वन में भोर खोल आंखें हजार नाचता मोर, पैर पर बिच्छू दौड़ती बिजली पूरी देह में, चांद की छाया पानी पर पड़ती, चांद की छाया पानी पर पड़ती एक बगुला, ठंडी हवा में कली थर थर आती खिल जाती, दो शांत पेड़ साथ जीवन भर गुलमोहर, यात्रा के बीच पहाड़ आओ बैठे पीठ टिकाकर। और प्रेम की बात चली है तो एक कविता, एक प्रेम कविता, प्रेम के बहाने थोड़ी सी पॉलिटिकल भी है, क्योंकि कोई भी कविता पॉलिटिकल हुए बिना रह हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। इस कविता का नाम है प्रेम कथाओं के खलनायक। प्रेम कथाओं के खलनायक। प्रेम कथाओं के खलनायक विलुप्त हो रहे हैं, हमारी कहानियों को अब उनकी ज़रूरत नहीं। लड़की का रंगदार भाई अब नहीं घूमता मोहल्ले में क्रूर दबंग दोस्तों के साथ, उठा लिया है उसने भारी कर्जा, करनी है उसे शहर जाकर नौकरी। नहीं भागता कोई मनचला नायक की सहधर्मिणी के साथ, घर को बाहर से अलग करती लक्ष्मण रेखाएं अब बदल गई हैं गहरे खंदकों में। कोई महाज्ञानी विक्षुब्ध बदमाश अब प्रेमियों के बीच फूट नहीं डालता, नहीं चुनवाता कोई क्रूर राजा अनारकली को दीवार में। कोई खुसरो अपनी शीरी के लिए अब पहाड़ काटते फरहाद को धूल नहीं झोंकता। ख़त्म हो रहे हैं प्रेम से पहाड़ कि कोई फरहाद अब पहाड़ों की ओर जाने की जहमत नहीं करता। कोई मजनू नहीं लिखता रेगिस्तान की रेत पर प्रेम के गीत। प्रेम कथाओं के खलनायक विलुप्त हो रहे हैं, समय से टूटकर अप्रासंगिक हो चुकी हैं उनकी उत्कंठा, वासना, विकृतियाँ। वे जो बचे हैं अपने अपने घरों में स्खलित, हताश, एकटक ताकते हैं बंद खिड़कियों पर बैठे घुप अंधेरे की ओर और सोचते हैं उनकी और प्रेमियों की इस पुरानी लड़ाई में यह तीसरा कौन जीत गया। एक और कविता है, मज़े मज़े में लिखी है। इस कविता का नाम है मरकस बाबा की यूटोपिया। तो मरकस बाबा राहुल सांकृत्यायन जब मार्क्सिज्म पढ़ाते सिखाते थे बिहार और यूपी के गाँवों में जा जाकर, तो वो कहते थे कि एक मरकस बाबा हैं दाढ़ी वाले, और उस बाबा के सहारे कार्ल मार्क्स की बातें लोगों तक पहुंचाते थे। तो ये मरकस, इसीलिए मरकस बाबा का मैंने प्रयोग किया है। मरकस बाबा की यूटोपिया। यहाँ की तमाम बंदूकें गोली चलते ही नकली निकलती हैं। यहाँ के पत्थर फेंकने पर बन जाते हैं फूल। यहाँ चाकू छुरे सब्जी काटने के बाद गायब हो जाते हैं हाथों से। यहाँ बम डिटोनेट करते ही बटन दबाने वाले को लगता है करंट का हल्का झटका। यहाँ मिथक हैं, यथार्थ हैं और फैंटेसी भी हैं जो मिलजुल कर साथ रहते हैं। यहाँ की स्मृतियों में बारूद नहीं, कोई किसी की पहचान नहीं पूछता। घर लौटकर सब प्रेम करते हैं। यहाँ सब अपनी मर्जी से मरते हैं। मेरे ख्याल से समय ख़त्म हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी एक कविता आपको, एक आखिरी कविता आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। ये कविता है मकर। मकर मेरे दादाजी का डाक नाम था, और पिछले साल उनका देहांत हो गया, तो उसी के बाद मैंने ये कविता लिखी थी। तो ज़्यादा नहीं, ये कविता उनको समर्पित है, जाहिर सी बात है। और आज का जो ये पाठ रहा, ये भी मैं दादू को समर्पित करना चाहूँगा। वो उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा मेरे जीवन पे, और उनकी कविता, उन पर भी इस संग्रह में 2 कविताएं उन पर लिखी गई हैं।
यानी इस संग्रह में जितनी प्रेम कविताएं नहीं हैं उतनी कविताएं दादा दादी पर लिखी गई कविताएं हैं, मेरे दादा और हमारी पत्नी की दादी पर लिखी गई कविताएं हैं। तो ये कविता जो है मकर, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। संक्रांति के दिन जन्मा था, सुतरांग डाक नाम मकर पड़ा मेरा। छाता खोलते हुए दादू ठेल देते थे मीलों की रिक्तता किस्से कहानियों से। मैं उनके कंधे पर ही बैठा था, लटाई से नचाते थे आसमान। टुसू परब में मादल बजाकर पागल हो जाते थे। तरंगित होकर थिरकता था सूरज, उतर जाते थे लुंगी लपेट कर दादू नहाने नदी। मकर मकर, मेरे जीवन में किसी ने उन्हें इस नाम से नहीं पुकारा। मैंने चिट्ठियाँ उड़ाई उनके भालो नाम पर श्री जोड़कर। छुट्टियों में बाड़ी जाता, वे कुर्सी के आकार में धंसे मिलते, तश्तरी से चाय सुड़ुप कर खींचते हुए। मैं पुकारता, दादू दादू सुनते पारछो। बाबा बाबा बुलाते, और माँ भी। और तमाम लोग जो श्राद्ध में भी आए थे कहते, काकू जेठू जामाई बाबू। टूट कर बरसा था दिन, तिरपाल के नीचे खड़े थे हम, और कोई किसी की आवाज़ सुन नहीं पाया। इतना धुआं, इतनी पुष्पमालाएं कि सिर्फ आंखें दिखाई देती। दादू 97 साल जिए, बेटी का शव देखा, पड़पोती को फ़ोन से पुचकारा, और मृत्यु के बाद भी बाड़ी में अब तक बची हुई है उनकी दवाइयों की गंध। आत्मा घुर घुर करती है मेरी, युग संक्रांति लांघता मैं उनके पाड़ा का लड़का बन जाता हूँ। दूर से हांका लगाता दौड़ता आता, मकर बादलों के पार से दादू साड़ा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप इस फेसबुक लाइव में शामिल हुए। वाणी प्रकाशन का विशेष रूप से धन्यवाद, उन्होंने इस पाठ का आयोजन किया। जाने से पहले मैं फिर से जो घोषणा मैंने शुरू में की थी मैं दोबारा करना चाहूँगा कि वाणी प्रकाशन और बेंगलुरु पोइट्री फेस्टिवल मिलकर एक नई योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें अगले कुछ सालों तक हम लगातार कुछ एंथोलॉजीज़ निकालेंगे, कविताओं के संकलन निकालेंगे, जिसमें अलग अलग कवियों की कविताएं शामिल होंगी किसी एक विषय पर। तो मान लीजिए पहला संकलन अगर करुणा पर आता है तो उसमें करुणा को केंद्र में रखते हुए कविताएं आप भेज सकते हैं, और हम तमाम कवियों से, सीनियर कवियों से, नए कवियों से उनसे कविताएं लेकर उन्हें उस संकलन में स्थान देंगे। इसी तरह से उसका अगला संकलन किसी और विषय पे हो सकता है, तीसरा संकलन किसी और विषय पे हो सकता है। ऐसे संकलनों की एक सीरीज़ वाणी और बेंगलुरु पोइट्री फेस्टिवल मिलकर निकालने की योजना बना रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि इस तरह का काम बहुत लंबा ड्यू था, ये इस तरह का काम होना चाहिए था, जो जिसकी पहल वाणी प्रकाशन कर रही है, और इसके लिए उनका तहे दिल से आभार। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस लाइव में शामिल हुए, आपने कविताएं सुनी, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरी बातें सुनी। और ओस की पृथ्वी ये किताब वाणी प्रकाशन से उपलब्ध है। ये तमाम कवियों को, ये इसको लिखने के पीछे मेरी मंशा भी यही रही है कि एक नया पूरा कवि या एक बहुत एस्टैब्लिश्ड कवि, हर किसी के लिए ये किताब सार्थक हो, उसे इससे फ़ायदा हो। तो आप पढ़िए इस किताब को, आप लेकर और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वाणी प्रकाशन का भी धन्यवाद जी, धन्यवाद।